नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई के लिए रेडी होंगे। चलो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाओ। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेसा सेमेस्टर पर। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। और आते ही क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सेशन को लाइक कर दीजिए। और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, सभी फ्रेंड्स के पास जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। इसको दो लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेन यानी विकृति। फिर दोनों का संबंध हमें किसने दिया था, हुक भाई साहब ने। ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने हमें क्या दिया था, उन्होंने हमें दिया था स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक संबंध दिया था। क्या कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी वस्तु में अगर स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन घट जाएगा। लेकिन किसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर। क्लियर, आवाज को क्लियर आ रही कि नहीं सभी लोगों को, ऑडियो क्लियर है। चलो, क्लियर होगा। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि हुक ने ये लॉ दिया, तो वहां से हमें एक कोफिशिएंट निकल के आया। ठीक है। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको भी कहते हैं, ई। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में होता है। तो एक बार हुक लॉ पढ़ लेते हैं, मतलब हुक लॉ पढ़ने के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ने मतलब रिवाइज करने के साथ। पढ़ तो हमने कल ही लिया था। तो हुक ने क्या बताया, हुक्स लॉ। हुक ने बोला था कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, अंडर इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन। क्या से हमें ई बराबर क्या मिला था, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब ये ई जो आया था इसको क्या कहते थे, इसको ई को कहते थे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंग्लिश में कहते थे, हिंदी में कहते थे प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर। अब हमारा आज जो टॉपिक होने वाला है वो ई कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है। तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ई, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार का हमारा स्ट्रेन होगा उतने प्रकार के इलास्टिसिटी कोफिशिएंट मिलेंगे हमें, है कि नहीं। वो तीन प्रकार प्रकार से कौन से होते हैं मैंने कल ही बताया था। सबसे पहले होता है एक यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा क्या होता है, बल्क
बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं और हर चीज़ क्या होती है? अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि ये सभी गुणांक के मात्रक क्या होंगे? ये जो सभी गुणांक हैं इनके मात्रक क्या होंगे? इनका यूनिट देखो। ई बराबर क्या था? ई बराबर था हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट थी? स्ट्रेन थी हमारी यूनिटलेस, यानी इसकी कोई यूनिट ही नहीं थी। और स्ट्रेस का क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन सभी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? वही जो इसका था। जो प्रतिबल का था, एम t-2। ठीक, ये इनके डायमेंशन हो जाएंगे। अब एक एक का नाम शुरू करते हैं लेके। ठीक है, एक एक का शुरू करते हैं और एक एक को देखते हैं कि है क्या, क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। यंग्स मॉडुलस। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यंग। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बताया यंग मॉडुलस के बारे में। ठीक है, तो यंग मॉडुलस में उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस एक फार्मूला दे दिया। लेकिन वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला पढ़ने से पहले हमें यंग्स मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। इन्होंने बोला कि अगर किसी वस्तु में अनुदैर्ध्य विकृति होती है। अब अनुदैर्ध्य विकृति यानी क्या होती है? देखो, विकृति मैंने कल भी बताया था कई प्रकार की होती हैं। उसमें अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं? ठीक है, ये कोई छड़ है। अब इस पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, हमारा लोड लग रहा है। ठीक है, mg। इस पे लगातार फोर्स लग रहा है, तो अंदर क्या होगा? अंदर स्ट्रेस बनेगा और इसके कारण से इसमें विकृति आ जाएगी। विकृति मतलब ये नीचे से नीचे की तरफ थोड़ा सा अधिक झुक जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो विकृति आ गई, बढ़ गया, मान लो ये डेल्टा एक्स हो गया। कितना स्ट्रेन हो गया इसमें? डेल्टा एक्स। ये लंबाई हो गई हमारी डेल्टा एल। और पहले से कितनी थी? पहले से ये एल लंबाई था। ठीक है, तो अब ये जो विकृति हुई है इसको क्या कहेंगे हम? अनुदैर्ध्य विकृति। ये जो विकृति हुई है ना, इसको क्या कहेंगे हम? अनुदैर्ध्य विकृति। इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, तो यंग के अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु में जो अनुदैर्ध्य बल लग रहा होता है यानी एफ, और अनुदैर्ध्य विकृति होती है, उनका अनुपात क्या हो जाता है? उनका अनुपात क्या हो जाता है? यंग्स मॉड्यूलस यानी यंग का गुणांक। ठीक है, फॉर्मूला निकाला जाए। देखो, यंग्स मॉड्यूलस का को दिखाते हैं किससे? वाई से। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस को दिखाते हैं वाई, वाई से। और यंग ने केवल इतना बताया, यंग ने केवल इतना बताया वाई बराबर क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल यानी जो लंबाई में वृद्धि हुई है, जो लंबाई में हमारा विकृति आया, उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है?
ध्यान से देखो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हो गया हमारा यहाँ पे mg, एरिया देखो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर, एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद हमारा स्ट्रेन कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो पहले डेल्टा एल था, डेल्टा एल वृद्धि हुई और पहले कितना था एल, है कि नहीं, यही होगा। अब इसको बस, अब क्या हुआ, अब इसको y के बराबर रख देना, सॉल्व कर देना है। यानी y बराबर हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो गया एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, एम जी बटे पाई आर स्क्वायर होल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर एम जी इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा डेल्टा एल। ठीक है, अच्छा यंग्स मॉडुलस के बारे में अगर कुछ लिखना चाहे तो बस लिख देना इतना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य ठीक है, ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस। समझ में आया सबको, फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, फॉर्मूला बस याद रखेंगे, बाकी तो इसमें कुछ अधिक था नहीं। बताओ, समझ में आया। अब जो अगला होगा क्या होगा, बल्क मॉडुलस। इसको और एक चीज कहते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आयतन गुणांक। यानी ये प्रत्यास्थता किस में आएगी, जैसे पिछले वाली प्रत्यास्थता जो थी वो लंबाई में थी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई में लेंथ में थी। अब ये जो प्रत्यास्थता आएगी वो आयतन में आएगी, आयतन में विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटे आयतन में विकृति। डेफिनेशन लिख लो एक लाइन की। किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें उत्पन्न प्रतिबल व आयतन विकृति का अनुपात
आयतन गुणांक। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे। आफ्टर अ फोर्स इज applied to a body, the stress and bulk modulus। यहाँ देखो, कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या आकार जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। किसी पे बल लगाते रहोगे तो उसका जो आकार होगा वो छोटा हो जाएगा। यानी उसके वॉल्यूम में क्या होगा, विकृति हो गई, वॉल्यूम कम हो गई, है कि नहीं। तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस को बी लिखते हैं। बराबर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर हम बल्क मॉड्यूलस को बी लिखें, स्ट्रेस हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए, ये था स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी डेल्टा वी इंटू ए। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा हमारा बल्क मॉड्यूलस। अब हम लोग को पता है कि जो एफ, ये स्टेप आगे लिखेंगे। हम लोग को पता है कि एफ अपॉन ए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में क्या होगा, प्रेशर का काम करेगा, ठीक है। यानी फोर्स अपॉन एरिया बराबर प्रेशर। तो अब लिख देंगे बी बराबर, यानी बल्क मॉड्यूलस बराबर प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी। क्लियर। अब ये जो है घट रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव भी लग सकता है, और पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा तो पॉजिटिव भी लग सकता है, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा क्या होगा, फॉर्मूला ही हो जाएगा। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको दबा के कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो एक टर्म होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एक टर्म क्या होता है जिसका कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यहीं पे लिख लो, क्यों फालतू में पेज बर्बाद करें। एक टर्म होता है कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता,
तो कंप्रेसिटी या संपीड़ित क्या होता है? इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस यानी दृढ़ता गुणांक का प्रतिलोम। दृढ़ता गुणांक का प्रतिलोम। इनवर्स मतलब समझते हैं ना आप लोग, यानी अपॉन में। ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को दिखाते हैं हम कैसे हैं। के बराबर क्या हो जाएगा? 1/b, यानी केवल जो बी होता है यानी बल्क मॉड्यूलस, उसका जो इनवर्स होगा वही हमारा किसके बराबर होता है? कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। अब अगला आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यानी कोई चीज कितनी रिजिड है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसे कहते हैं हम दृढ़ता कोई चीज कितनी रिजिड है। ठीक है, उसको कहते हैं हम, उसको हम किसी नापते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलना कितना कठिन होना है ना। रिजिडिटी, रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखो, मान लीजिए कोई वस्तु रखी है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, और उसमें क्या कर रहे हैं? बल लगाकर उसको विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बल लगाकर उसको विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बल लगाया, इस तरफ बल लगाया और विस्थापित कर लिया इसको कितना, कि यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे आ गया। यानी वो कितना विस्थापित हो गया? इधर से देखो, ये थीटा कोण जो है विस्थापित हो गया। ठीक है, यानी इस बार जो विस्थापन हुआ वो कोण में हुआ। इस बार जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? कोण में हुआ। इसीलिए इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको दिखाते हैं किससे? ईटा से। ईटा मतलब एक एन तरह की आकृति होती है जिसको हम ईटा कहते हैं। इसको दिखाया जाता है ईटा से। ईटा। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। ये होता है ईटा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एन जैसा होता है ईटा। अब इसमें क्या होगा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल, यानी जो फोर्स यहाँ पे लगा ना, यहाँ जो फोर्स लगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल वो इसके स्पर्शी पे काम कर रहा है कि नहीं? वो स्पर्शी पे काम कर रहा है। और विकृति कितनी आ गई? देखो, विकृति आ गई थीटा हमारी। ठीक है, इस और जो ऐसी विकृति होती है उसको कहते हैं अपरूपण विकृति, यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। इंग्लिश में कहेंगे इसको शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। इसमें क्या हुआ? यानी देखो, ये वाला पार्ट जो था वो रिजिड था, ये हिला नहीं, ये यहीं का यहीं रहा।
लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो गया वो विकृत हो गया। कितना विकृति? थीटा, यानी जो अपरूपण विकृति है वो थीटा है कि नहीं? वो थीटा है। और स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, यानी ईटा बराबर वही हो जाएगा हमारा जो सबका होता है, फोर्स अपॉन एरिया होल अपॉन थीटा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा हमारा? ईटा। हो जाएगा हमारा ईटा। क्लियर है कि नहीं? ये जो सतह है, ये सतह देखो, ये स्थिर है, ये स्थिर सतह है और इसका अपरूपण हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेन। और इस बल को क्या कहेंगे? टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स। सब सारे मात्रक जो होंगे प्रतिबल के समान ही होंगे। अच्छा, अब तीनों जो मात्रक आ गया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, उनके बीच में संबंध है। ठीक है, गुणांकों के बीच में संबंध। इसके लिए बहुत डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस याद क्या रखना है कि 9/y इज इक्वल टू 3/ईटा इज प्लस 1/b। ठीक है, क्या आपको याद रखना है? 9/y, y क्या है यहाँ पे? y क्या है? यंग गुणांक इज इक्वल टू 1/ईटा, सॉरी 3/ईटा, 3/ईटा प्लस 1/b। ये जो संबंध होता है वो तीनों गुणांकों में होता है। यंग मॉड्यूलस यानी y, ईटा यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और b यानी बल्क मॉड्यूलस। क्लियर? बताओ सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारे मॉड्यूलस जितने तरह के थे, जितने तरह के कोफिशिएंट है, गुणांक थे, वो सब खत्म हो गए हैं। और आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे। तबीयत जरा सही नहीं लग रही है, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। और कल हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, यानी विकृति और प्रतिबल का कर्व, वक्र पढ़ेंगे। उसके बाद इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी करेंगे। ये हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक होगा। क्लियर? चला जाए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। तबीयत ठीक नहीं, इसलिए लेक्चर थोड़ा छोटा होगा। बाकी आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। और बस अब सिलेबस सब खत्म होने के कगार पे है। मान लो 1.5 चैप्टर और है। ठीक है, 1.5 चैप्टर और 15 दिन, 15 दिन का काम और है। कोई नहीं, हो जाएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी जरूर से जरूर करिएगा। और एक इम्पोर्टेंट कॉम, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर जरूर से जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।